वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप इस कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। समझ तो आप गए ही होंगे कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। यकीनन तौर पर दुआ ज़हरा का जो ये केस है ये ताहाल अनगिनत सवालात लिए हुए है। ये मामला शायद एक जगह बैठ भी सकता था या रुक भी सकता था जब दुआ ज़हरा सिंध हाई कोर्ट के सामने आई और जज के सामने उन्होंने गुफ्तगू की और एक लम्हे पर, एक मौके पर उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वो अपने वालिदैन से बात नहीं करना चाहती। लेकिन ये मामला अभी मैं देख रही थी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ था। लेकिन इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो विंडो चल रही है जिसमें एक यूट्यूबर जो हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा, इन्होंने एक इंटरव्यू लिया जो कि बिल्कुल जायज़ तरीका था। उन्होंने इंटरव्यू लेकर वहाँ पर उनका जो मौक़िफ़ था दोनों का, यानी दुआ ज़हरा का और ज़हीर साहब का, दोनों का मौक़िफ़ उन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया। इसके अपलोड होने के साथ ही अनगिनत सवालात खड़े होना शुरू हुए कि ख़ुद ये यूट्यूबर जो हैं कैसे उनकी रसाई हुई। क्योंकि मैं अगर अपनी हवाले से बता दूं तो मैंने ख़ुद जो ज़हीर के वकील हैं उनसे कई दफ़ा रब्ता किया और उनसे मैंने कहा कि आप मेरी कम से कम बात करा दें, मुझे उनसे रब्ता करने दें। मैं जानना चाहती हूँ वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या मामला है। कानूनी पेचीदगी ये है कि यहाँ पर ज़ाहिर जज साहब ने ये कह दिया है कि दुआ अपनी मर्जी से रहना जहां भी चाहती है वो रह सकती है, जो कि अब वो रह रही है ज़हीर के साथ। लेकिन कानूनी नुक्ता उनके वालिदैन ताहाल ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची अंडर एज है, उसकी शादी तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बच्ची हमें वापस मिलनी चाहिए। तो ज़रा इस मामले पर मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर कुछ गुत्थियाँ जो हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की ताज़ा खबर तो ये भी है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन इस सब मामलात के बाद ज़रा मैं ज़ुनैरा माहम, जो कि यूट्यूबर हैं, इनको आप मुख्तलिफ जगहों पर देख भी रहे होंगे, शायद आज भी हमारी कोशिश थी कि हम ज़ुनैरा से थ्रू टू स्काइप बात करें, लेकिन ज़रा वो उनकी मसरूफियात हैं तो उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर वक्त दिया। तो पहले ज़रा ज़ुनैरा से बात करते हैं और फिर इस मामले को हम कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं, शायद इसको डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। ज़ुनैरा, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि आपका जो लिया गया इंटरव्यू था दुआ ज़हरा और ज़हीर का, वो इस वक्त वायरल है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो वायरल से भी ज़्यादा कोई वर्ड हो तो शायद वो इस्तेमाल हो सकता है। कैसे रसाई मुमकिन हो सकी थी, ये बताइएगा ज़ुनैरा। क्या आप बराह रास्त इनको जानती थी या फिर आप इस केस को शुरू से फॉलो कर रही थी? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है जब ये हुआ था तो ऑब्वियसली अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा तो मैं पिछले 2 साल से हर तरह के वाकयात को रिपोर्ट कर रही हूँ। जैसे कि नूर मुकद्दम का जो केस था मैंने उसको भी रिपोर्ट किया था, जो उस्मान मिर्जा वाला केस था उसको भी रिपोर्ट किया था। तो इसी तरह से ये भी एक केस था और ये एक सिंपल लव मैरिज का केस था। ये खराब उस वक्त हुआ था जब मेहदी काज़मी साहब की तरफ से कुछ यूट्यूबर्स ने उनका नैरेटिव बयान करना शुरू किया था कि ये एक गैंग है जिसने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। ठीक है ज़ुनैरा, की आवाज़ ऊंची करें। हाँ। जी जी नहीं, आप बात कीजिए ज़ुनैरा, मैं पीसीआर से कह रही थी। जी आप बात कीजिए। जी मैं यही बात कर रही हूँ कि जिस तरह से उसके पेरेंट्स क्यूरियस थे कि क्या ये वाकई कोई गैंग है या कुछ ऐसी चीज है, तो उसी तरह से मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया अपनी टीम के साथ मिलकर। इस सिलसिले में मेरी जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स था वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज जो हैं वो 4 थे। एक पुलिस खुद थी, यानी कोई चीज आती थी तो हम लोग पुलिस से भी कंफर्म करते थे। दूसरा उनके जो वकील थे राय खुरम साहब, हम उनसे भी कंफर्म करते थे। उसके अलावा भी जो एडवोकेट्स होते थे हम उनसे भी राय लेते थे, उनका ओपिनियन लेते थे। तीसरे नंबर पे जो मेरा सोर्स ऑफ न्यूज था वो खुद जो ज़हीर की फैमिली है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी थे, और उनके भाई नंबर पे मैं उनके भाई, और जी शुरू में तो उनके भाई थे, अब ज़हीर साहब खुद भी हैं। और चौथे नंबर पे जो मेरे न्यूज का सोर्स थे वो मेहदी काज़मी के रिश्तेदार, बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार जो खुद उनके घर पे रहते हैं। अच्छा, वो भी मेरी न्यूज का सोर्स थे। जी अच्छा, चलो ये तो ज़ुनैरा सोर्सेज हो गई जिसके तवस्सुत से आप उनके घर तक गईं। अच्छा, मैंने क्योंकि वो पूरा आपने जो यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू लिया है वो मैंने पूरा देखा। ज़रा उसके बाद और बहुत सारी चेमा गोइयाँ हो रही हैं, मैं उस पर नहीं जा रही। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि आपने बासानी एक्सेस हो गया घर में बैठने का, क्या माहौल देखा आपने? पूरा एक प्रॉपर घराना है या चंद नफूस पे
मुश्तमिल लोग हैं जो वहाँ रहते हैं ज़हीर के? जी, मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं उनके घर पे गई तो वो एक मुतवस्सित तबके के लोग हैं ठीक है। और नॉर्मल उनका घर था और उनके घर में जो अफराद थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ ज़हीर की वालिदा थी, जिनको मैंने देखा। दूसरे नंबर पे वहाँ पर ज़हीर खुद थे, उनकी मिसेज़ यानी कि दुआ वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा शब्बीर साहब जो कि ज़हीर के बड़े भाई हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके बच्चे और उनकी मिसेज़ वहाँ पे मौजूद थी और इसके अलावा वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार ख़वातीन थीं, ठीक है, वो वहाँ पर मौजूद थी। ओके, अच्छा, अब मैं ज़ुनैरा सवाल ये करना चाहूँगी आपसे कि ये फरमाइएगा कि आपने क्या देखा? ये जो सारा जो अटायर की बात हो रही है दुआ के कि उनका लिबास जो है था वो उनके जिसामत से बड़ा पहनाया गया और फिर बाकी सारा कुछ, ये आपकी इमा पर हुआ या वो ये खुद करके बैठी थी? अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने मुझे लाइन पे लिया हुआ है, तो अगर मैं आप पे ये इल्ज़ाम लगा दूँ कि ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ये आपने मुझे सिखाया है, तो आप तो एक होस्ट हैं, आप एक एंकर पर्सन हैं, आपका हक बनता है कि आप मुझसे सवाल पूछें और मेरा ये हक है कि मैं आपको जवाब दूं और आप मुझे जवाब देने दें। बिल्कुल ठीक। अब ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद जुनैरा ने उसको जाकर मेकअप कर दिया होगा, जुनैरा ने जाके अपने कपड़े दे दिए होंगे, तो आपको शायद अंदाजा होगा कि मैं 5 फुट 9 इंच की हूँ। मतलब मैं एक मॉडल भी हूँ, तो मैं 5.9 इंचेस मेरी हाइट है और दुआ ज़हरा की जो हाइट है, जो मैंने वहाँ पर नोटिस की है, वो काफ़ी छोटी है, बहुत वो थिन है। और मुझे बताएं कि अगर वो मेरे कपड़े पहन लेती तो उसको ऐसे लगता जैसे कोई टेंट कोई लपेटा हुआ है। मतलब इस तरह की बातें करना टोटली यूजलेस बातें हैं। जब मैं वहां पर गई, उसने वो ड्रेस पहना हुआ था। सबसे पहली जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें टीवी लॉन्च में बिठाया था, ठीक है, और वहां पर उन्होंने हमें पहले कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सर्व की और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 10 मिनट के बाद, दुआ ज़हरा और उसके शौहर दोनों इकट्ठे आए। वो लॉन्च में आकर हमारे पास बैठे, ओके, बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई और उसके बाद जब मैंने उनसे बात की कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो फिर इंटरव्यू के लिए हम उनके बेडरूम में चले गए थे। अच्छा, ठीक है। और बेडरूम में जैसे कि आपने देखा कि दीवार के साथ एक सोफा पड़ा हुआ था, जी, जी। और साइड पे आपने वो विंडो भी देखी और वहां पर बैठकर उसने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर्स दिए थे। और इस बात का अंदाजा आज नहीं तो कल आपको हो जाएगा। जो लोग मुझ पे तनकीद करना चाह रहे थे, उनको मेरे इंटरव्यू में तो कोई चीज नजर नहीं आई। अगर उन्हें नजर आया तो सामने पड़ा हुआ मशरूब नजर आया या उनको उसके नीचे पड़ा हुआ तकिया नजर आया, और आज मुझे उसके कपड़े भी सुनने को मिल गए। अच्छा ज़ुनैरा, मैं जरा एक स्टेप फॉरवर्ड आपसे पूछना चाहूंगी। एक ऑडियो मिली है जिसके बारे में कहा गया कि आपने काज़मी साहब जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, मेहदी अली काज़मी साहब, उनको आपने अप्रोच करने की कोशिश की और आपने झूठ बोला। क्या सच है, क्या झूठ? वो ऑडियो आप सुन लें और फिर मुझे बता दीजिएगा। ऑडियो चलाइएगा जी। सुनाइए जी, सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी, मुझे दुआ ज़हरा के वालिद साहब से बात करनी थी। वो तो मीटिंग पर है अभी। कहाँ पर हैं? एसएसपी साहब के पास मीटिंग पर है अभी। अच्छा जी, आप कौन? मैं मामू बात कर रहा हूँ बच्ची का। अच्छा, आप मामू बात कर रहे हैं, तो कब तक फ्री हो जाएंगे? ये अभी आइडिया नहीं है, मैं बता नहीं सकता सही। आधा घंटा लगे, घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, ये नहीं बता सकता। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैंने आपसे ये करनी थी। मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो इसलिए मैंने कॉल किया था एक इंटरव्यू के सिलसिले में। वो तो मैं बाद में उनसे बात कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे यूट्यूबर्स एक इम्पैक्ट दे रहे हैं कि जनाब ये कोई डीप वेब, वो डीप क्या होती है टेक्नोलॉजी, या उससे डार्क वेब से कोई ताल्लुक है, या इस तरह की चीजें हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फिर आपको सारी चीजें वो मेहंदी साहब ही बताएंगे, जो डिटेल्स सारी तरीके से बताएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं बता दूंगा। आप अपना नाम बता दें, किस मीडिया से ताल्लुक है आपका? जियो न्यूज से मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब इसमें ज़ुनैरा ये है कि आपने उनको कहा कि मैं जियो टीवी से बात कर रही हूँ, तो आपका एक ज़ाहिर वाबस्तगी रही, लेकिन जिस वक्त आपके इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहती थी, अप्रोच करना चाहती थी, तो भी आप क्या उसी टीवी चैनल के साथ वाबस्ता थी? और आपने क्यों मिसयूज किया वो कह रहे नाम को? जी, मैं आपको बता दूं कि ये आवाज भी मेरी नहीं है और ये कोई कॉल बनाई गई है, और इसके लिए मैं एफआई में जाऊंगी, क्योंकि ये चीज मेरे खिलाफ जो है ना, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और भी बात बता दूं, ये गलत है, आवाज ही नहीं है ये आपकी। बिल्कुल मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं की है। और एक और बात याद रखिएगा कि आज तक मैंने जितनी भी कॉल्स की हैं, हर एक चीज का डेटा और रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है। इनकी तरफ से एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक इंडियन मॉडल की नेकेड बॉडी के ऊपर मेरा फेस जो है फोटोशॉप करके अपने वीडियोस में दिखाया है, जो कि बहुत गलत हरकत है। और लोगों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, बकायदा ये रिकॉर्ड का एक हिस्सा है जो हमने अपने पास डाउनलोड करके रख लिया हुआ है। उन्होंने लोगों से कहा है कि ये
आप इनको इस नाम से बुलाएं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी सबूत हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की है, और साथ में इन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको रिपोर्ट करो, और मेरे आईडी कार्ड नंबर्स और मेरे फोन नंबर्स को ग्रुप्स में फैला रहे हैं, और उसके नीचे लिखा होता है बहुत ही नाजेबा किस्म की लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें जो हैं मेरी, चले ये चीज तो मुझे कंफर्म हुई कि ये जो ऑडियो वायरल हो रही है या लोग दे रहे हैं, ये झूठी ऑडियो है, आप इसको कह रही हैं, बिल्कुल गलत है ये, राइट? जी, डिफेमेशन किया जा रहा है। ऑडियो के बारे में भी सच्ची ऑडियो के बारे में भी सुन लीजिए। वो इस तरह से थी कि मैंने मेहदी काज़मी साहब को सबसे पहले कॉल किया था, ठीक है, और इनके एक मामू हैं, उन्होंने फोन पिक किया था। एग्जैक्टली उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि मैं उनका मामू बात कर रहा हूँ, और मैंने उनसे ये पूछा था कि मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई भी गैंग इन्वॉल्व नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से गई है। अच्छा। और ये बात मैं अपने ब्लॉग में कई मर्तबा कह चुकी हूँ, और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे सबूत भी हैं जो अभी तक मैं मंजर आम पर नहीं लेकर आई। अच्छा ज़ुनैरा, एक चीज देखो, आप भी ज़ाहिर आप अपने हिसाब से जर्नलिज्म कर रही हैं, लेकिन हमारा मीडियम बहुत ही ज़रा सेंसिटिव हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान से बात करनी पड़ती है टेलीविजन पे बैठकर। ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है, ये आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जिसे कहते हैं बददिल है बच्ची अपने घर से, या आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है? क्योंकि मेरी इत्तलात ये थी कि आपने यहाँ तक कहा कि ये बच्ची शायद कुछ एग्जैचुरेट भी कर रही थी चीज़ों को, और कुछ बुरा भला भी कह रही थी जिसको आपने नहीं कैप्चर किया। इज दैट ट्रू? ये सही बात है? जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम लोग वहां पर गए थे तो और भी कुछ यूट्यूबर्स वहां पर थे, ठीक है, और सबने मिलकर वो जो आप देख रहे हैं ना कि एक ही कपड़ों में सब लोग एक ही फ्रेम में, अगर ये कोई फैब्रिकेटेड चीज होती या कोई प्लांटेड चीज होती तो सब लोग अपना अपना फ्रेम चेंज करते। किसी ने भी अपना फ्रेम चेंज नहीं किया। एक ही जगह पर जो है ना वो रिंग लाइट एक लगी हुई थी, उनके घर पे पड़ी हुई थी, और उसके अलावा हम लोग जो अपना एक कैमरा लेकर गए थे, उसके अलावा जो है ना वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। सब लोग उसी चेयर के ऊपर बैठकर, जहाँ पर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मतलब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, हम लोग चले गए, फिर अगला यूट्यूबर आ गया, उसने अपना इंटरव्यू कर लिया, इस तरह से हुआ था। सॉरी, अपना सवाल जरा दोबारा। हाँ, आपने पूछा कि मुझे उनके घर पे जाकर क्या लगा। नहीं, मुझे तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरी इत्तला थी कि आपने उनको ये कहा दुआ को कि आपने ज्यादा बदतमीजी का लहजा इख्तियार नहीं करना, और आपने अफाम तफहीम वाली बात कर रही है, ये सब आपने उनको समझाया या वो पहले से ही उसमें थी फ्रेम में? दरअसल बात यह है कि जब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, यानी कि जैसे एक ऑन रिकॉर्ड आपने जो इंटरव्यू देखा, उसके अलावा भी मैंने उसे कहा कि देखो प्लीज, जो उसने मेरे साथ बातें शेयर की थी अपनी फैमिली को लेकर, अपने वालिद को लेकर, उसमें उसका लहजा बहुत ही ज्यादा सख्त था, और वो अपने वालिदैन के बारे में बहुत ज्यादा बुरा कह रही थी। बुरा इन द सेंस कि जो उसके साथ हुआ था, यानी वो तशद्दुद की बातें बता रही थी, वो बता रही थी कि मुझे मारते थे। उसने ये भी बताया, मेरे पास रिकॉर्ड है, ये मैं ऐसे नहीं आपको कह रही, हर चीज का रिकॉर्ड है, जिसमें उसने मुझे ये भी बताया कि मेरे वालिदैन जो थे, इन्होंने 3-4 महीने से मेरे कजन को घर पे रखा हुआ था, जिसका नाम उसने ज़ैनुल आबिदीन बताया। जी, जी, जिससे शादी की बात कर रहे थे। जी, मैं आप मेरी जरा पूरी बातें सुन लीजिएगा, क्योंकि ये तमाम वो बातें हैं जिनका मेरे पास सबूत है, मेरे फोन के अंदर मौजूद है। उसने मुझे ये बताया कि मेरे जो ताया अबू हैं, वो किसी क्रिमिनल एक्ट में भागे हुए थे, मफरूर थे, और उनके बेटे के साथ मेरे वालिद जो हैं वो DHA के प्लॉट का सौदा कर रहे थे। और फिर इसने कहा कि जब मैंने इनकार किया शादी से तो इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर इसने कहा कि उन्होंने मुझसे फोन छीन लिए, जो भी इनका होगा कनेक्शन का तरीका। और फिर उसने बताया कि पहले मैं PUBG के थ्रू लड़के के साथ राब्ते में रही, लेकिन जब इन्होंने मेरी PUBG गेम भी खत्म करवा दी तो फिर मैं क्लैश ऑफ क्लैंस, उसने नाम बताया था, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी गेम्स नहीं खेली, तो उसने बताया था कि क्लैश ऑफ क्लैंस के जरिए वो फिर राब्ते में रही। और जब लास्ट उसने कहा कि जब मैंने देखा कि किसी भी सूरत अब मुझे ये मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगे, और मेरी शादी की शॉपिंग भी उसने कहा कि शुरू हो चुकी हुई थी। और आप मुझे बताएं कि जवान बेटियों का घर हो तो कभी भी कोई 4-4 महीने लड़का अपने घर में नहीं रखता। लेकिन उसने बताया कि जब ये सब कुछ हुआ तो फिर लास्टली उसने कहा कि आखिर में आकर मैंने अपने घर वालों से शादी की। लेकिन ज़ुनैरा एक चीज देखो, ज़ुनैरा आप मुझे एक बात बताएं, देखिए मैं तो बहुत सारी चीजों पे बात नहीं भी कर रही, लेकिन ये जो बात कह रही हैं दुआ, आपको लगता है कि जब आपने उनसे सवाल किया था कि आप कैसे कराची टू लाहौर पहुंची हैं, तो उन्होंने कहा मैं एक टैक्सी ड्राइवर के थ्रू आई और टैक्सी स्टैंड से मैंने टैक्सी लिया और फिर मैं लाहौर तक पहुंची। ये 1000 किलोमीटर बनता है लगभग। आपको लगता है कि ये इतना आसान सा मामला होगा? ज़हीर की फैमिली या वहां से किसी ने इनको पूरा केटर करवाया और फिर वो लाहौर तक लेके गए? ये तो नहीं है, मतलब ये हुआ है या वही हुआ है जो आपके सामने उन्होंने कहा है? जी देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो आपने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है, यानी मुझे क्या लगता है, मैं अपनी असेसमेंट आपको दे देती हूँ। और दूसरा आपने ये पूछा है कि असल में हुआ क्या होगा।
ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछें कि आपको लगता क्या है, तो सच्ची बात पूछें तो जब तक दुआ ज़हरा ये बातें फ़ोन पे मुझसे कर रही थी, या जब मेरी इन्फॉर्मेशन उनके जेठ के ज़रिए से जब मेरी बात हुई थी, या जब मैं सुन रही थी, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक लड़की जिसकी उम्र अभी 17 साल है, वो कभी भी अकेली नहीं आ सकती इतनी दूर। लेकिन जब मैं उनके घर पे गई और मैंने वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड उसको अलग से, जब मैं उसके बेडरूम में इंटरव्यू करने के लिए गई थी, तो उस वक्त भी मैंने उसको साइड पे बिठा के बार बार पूछा कि आप मुझे बड़ी बहन समझ के बताओ कि वाकई आप अकेली आई थी या आपको कोई लेकर आया था। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि मेरी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई थी। अगर आप अंदाजा करिए कि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक वाकया पेश आया था जिसमें एक मैट्रिक क्लास की लड़की जो है वो अगवा हुई थी और उसकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई थी। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप ये सोचे कि हमारे इदारे, एजेंसीज और 2 सिंध की और पंजाब की पुलिस पीछे लगी हुई थी। ऐसा कैसे पॉसिबल था कि वो इसको डिटेक्ट ना कर पाते कि लड़की खुद आई है या उसको कोई लेने गया। ठीक है ज़ुनैरा, अब एक ऑफर आपने उस अपने यूट्यूब के चैनल पर भी दी और अब बार बार हमने दुआ ज़हरा के मुंह से भी सुनी ये बात। वो कह रहे हैं कि आप सुलह हो जाए, तो क्या इज दैट पॉसिबल कि आप उनको अप्रोच करें? यहाँ मैं मेहदी अली काज़मी के घराने को अप्रोच करती हूँ, आज भी मैंने उनको बुलाया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई खतरनाक या खराब बात हो, इसलिए मैं मनाजरा नहीं करवा रही आप लोगों का। तो पॉसिबिलिटी है कि आप मिलवा दें उनके वालिदैन से दुआ ज़हरा को? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ बड़े वसूख के साथ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम है किसी के घर जाकर इंटरव्यू करना। जैसे कि अगर अभी मेहदी काज़मी साहब मुझे कहें कि आप मेरा इंटरव्यू करें तो मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगी, बल्कि अगर वो मुझे अभी कहें तो मैं अभी रवाना हो जाऊंगी और मैं जाके उनका इंटरव्यू कर लूंगी, क्योंकि मुझे तो सबका नैरेटिव चाहिए। ठीक है, मैं कोई सुलह कराने वाली हूँ, मोहल्ले वाली पुप्पी नहीं हूँ। और हाँ, बाकी जो मैसेज है, आप कह रही हैं कि मैसेज दे दो, तो मैसेज पर्सनली भी दे दूंगी और इस वक्त वो देख भी रहे हैं, तो जो भी आप कहना चाहते हैं स्क्रीन पे वो लोग देख लेंगे। ओके, तो कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगती कि दुआ जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलेगी? उसने साफ इनकार किया है। देखिए, दुआ ज़हरा से जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी और जो वीडियो में भी हुई थी, जो इंटरव्यू के दौरान भी हुई थी, उसने मुझे ये कहा था कि अगर मेरे वालिदैन मेरे शौहर को मेरे साथ कबूल करते हैं और उसको इज्जत देते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुलह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं, जैसा इन्होंने एक ड्रामा किया था, आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट में, कि इन्होंने बाहर आकर शोर मचा दिया था कि मेरी बेटी स्टेटमेंट बदल रही है और मेरी बेटी कह रही है मैंने आपके साथ जाना है। जब मैंने उनकी बेटी से ये सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये ऑफ द रिकॉर्ड भी उसने कहा और ये मेरे इंटरव्यू में भी मौजूद है। और ठीक है ज़ुनैरा, बिल्कुल ठीक है, आपका एक तो पहले शुक्रिया, लेकिन मैं साथ आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि आप कोशिश करें कि दुआ ज़हरा का आपसे दोबारा राब्ता हो और आप उनको हमारे प्लेटफॉर्म तक एटलीस्ट लेकर आएं, ताकि मेहदी अली काज़मी क्योंकि हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वो आते हैं हमारे शो पे, तो ऐन मुमकिन है कि हम उनका कोई पैचअप करवा सकें। इज दैट ओके विद यू? देखिए, मैं कोई उनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने कहा कि मेरी हमदर्दी जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ भी है, तो अगर उनकी सुलह होती है तो इससे बढ़कर क्या बात है। एक है, यानी आप चाहती हैं कि ये सुलह हो और उसके लिए आप कह रही हैं कि मैं मैसेज जरूर पहुंचाऊंगी, राइट ज़ुनैरा? जरूर पहुंचा दूंगी। थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा माहम, यूट्यूबर। एक मरतबा फिर दुआ ज़हरा जो हैं वो खबरों की बनी हुई हैं, लेकिन अब कानूनी पेचीदियां भी हमें देखनी है। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद जाकर, जब वो सिंध में शेल्टर हाउस गई थी दुआ ज़हरा, तो उनसे मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद वो खुद काफ़ी डिस्टर्ब रही थी। उस शख्सियत से भी मुलाकात और ज़रा कानूनी पेचीदगियों पर भी बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ये दुआ ज़हरा का जो केस है, समझ नहीं आ रहा कि इस केस को आगे कैसे देखा जाएगा और इस केस का क्या रुख बनेगा, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ने आज जब प्रेस क्लब में बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब उनके वकील हैं, उनको भी अब से कुछ देर में ज़हमत देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक पे जाते हुए आपसे कहा था कि एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है जिन्होंने दुआ ज़हरा से शेल्टर हाउस में जाकर खुद मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मेरे ज़राए के मुताबिक वो काफ़ी आबदीदा भी हुई और परेशान भी हुई कि ये सब कैसे हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुज़ा शीरी, सिंध कमीशन ऑफ वुमेन स्टेटस की चेयरपर्सन है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई, थैंक यू वेरी मच। और आप जिस तरह ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करती हैं ये हम सब जानते हैं सिंध के अंदर। नुज़रत, मैं एग्जैचुरेट नहीं करना चाहती सिचुएशन को, लेकिन एग्जैक्टली मुझे यही पता चला था कि आप वहाँ पर शेल्टर हाउस गई थी शैला रज़ा साहिबा के साथ
और फिर आप काफ़ी परेशान हुई और मुझे यहाँ तक पता चला कि आप रोई भी नहीं थोड़ा कि ये क्यों किया जा रहा है। क्या हुआ था उस दिन, आपने कैसा पाया दुआ को उस मुलाकात में? देखिए, एक बात मैं पहले ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि हम कोई बच्चियों की पसंद और उसमें उनकी शादी या उनके फैसलों के ख़िलाफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में जब हम देखते हैं कि जहाँ उसका पैदाइश का सर्टिफिकेट मौजूद है, जहाँ माँ बाप का निकाहनामा मौजूद है, जहाँ उसका नादरा का बेफॉर्म मौजूद है, 14 साल उसकी उम्र है, तो फिर ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि एक बच्ची जो अकेली टैक्सी में बैठी और लाहौर पहुंच गई, और वो हमसे कह रही है, जब मैं पूछ रही हूँ बेटा आप कैसे पहुंची हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो कहा कि नहीं, वो मैं जब वहाँ पहुंची तो ज़हीर आ गया, मेरे पास नंबर था और ज़हीर ने दुकान वाले से 38,000 रुपीज़ लेके उस टैक्सी वाले को दे दिए। सवाल बहुत बड़ा है, 3 बजे रात के कौन सी, और फिर दूसरे किसी इंटरव्यूज़ में मैं देख रही हूँ वो कह रही है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँची। हमसे तो ये कह रही थी कि मैं वहाँ पहुँची लाहौर और मैंने उसको फ़ोन किया, फिर वो मिला और उसने एक पैसे, मैंने कहा कहाँ से दिए, अरेंज किए, तो उसने कहा उसने एक दुकान वाले से कर्ज लेके और दे दिया उस टैक्सी वाले को। 3 बजे रात के कोई लड़की पहुंचना लाहौर, मैंने बाय रोड सफ़र किया हुआ है, आप तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा तो बाथरूम जाना ही पड़ता है, रास्ते में खाना भी खाना होता है, एक टैक्सी वाला, और वो कह रही है मैं अकेली गई थी। तो ये सवाल, और फिर ये कि मैं माँ बाप से नहीं मिलूंगी, पढ़ाई आपने, मैं आपकी कथा कलामी कर रही हूँ, लेकिन आपने ये पूछा था ना कि मैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगी, तो उस पे क्या उसने कहा था? आपने क्या सवाल क्या किया था आपने? मैंने उससे सवाल किया कि बेटा आप ये बताएं कि आपको इदारों का नहीं पता था, अगर घर में कोई परेशानी थी तो हम तो मौजूद थे, आप हमसे राब्ता करती हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं यहीं पे। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने ये कहा कि मैं जो है अपने माँ बाप, वो मारते थे, भाई कहाँ से मारते थे, अगर मारते थे तो इसका मतलब है तुम टैक्सी में बैठो, और पबजी के ज़रिए मेरा उससे कांटेक्ट हुआ और मुझे पसंद आ गया। भाई ये सब क्या बात है? नुज़रत, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना किया दुआ ने कि मैं अपनी माँ बाप से मिलना ही नहीं चाहती। हाँ, ये कहा उसने। और लेकिन आप सोचे, माँ बाप से ज़्यादा कोई होता है? और 14 साल की बच्ची, और निकाह नामे में आपको क्या लग रहा है, ट्रैप हुई है वो? देखें, ये आप तो इतनी अनगिनत केसेस देख रही होती हैं दिन भर अब आप दोनों लड़कियों को देख लें, मैंने तो दोनों से मुलाकात की, निमरा काज़मी और दुआ ज़हरा, दोनों के जो सवालात मैंने किए, मैंने पूछा और पढ़ा कितना है, एक ने कहा 5वीं, एक ने कहा 9वीं। आगे पढ़ने का शौक़ है, मेरा दिल था कि मैं इनको पढ़ाई में लगवाऊँ, तो उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने का शौक़ है। अब ये बातें, और फिर ये कि तुम जो हो ये बताओ कि किस तरह तुम वहाँ तक, नहीं मैं पहुँच गई और मुझे नहीं मिलना, और मिनिस्टर साहिबा से तो दूसरी दफ़ा भी ये कहा और पाँव पटकती हुई चली गई कि बस मैंने कह दिया नहीं मिलना। व्हाट नॉनसेंस! ये बच्ची ने, दुआ ने कहा, पैर पटकते हुए गई। और हम कहते हैं दूसरी सिम्त जो है वो हमें उस पर भी डिस्कशन करना चाहिए कि माँ बाप और फैमिलीज अपने बच्चों को, लेकिन आप देखें, मिले, मैं तो उनके घर गई हूँ, जैसे ही इत्तला आई थी, मैं और शैला रजा साहिबा हम गए, तो वो तो बहुत ही आम से मासूम से लोग हैं। हाँ, नहीं, मेरे पास तो आते हैं उनके वाले साहब, आज भी मैंने उनको मधु किया हुआ था। माँ बाप बहुत ही एक आम मासूम से लोग, ठीक है श्री, मैं हाथ उठाने वाले लगते थे ना, उनका मोहल्ला कोई कह रहा है। बात सवाल बहुत सारे हैं इसमें। हम इंटरनेशनल कमिटमेंट करते हैं, हमारे मुल्क में क़वानीन बने हैं, हमारे सूबे में कानून बना हुआ है, 18 साल से कम उम्र बच्चा है, और बच्चे की, अगर बच्चे ने कोर्ट के कटहरे में खड़ा होकर ये कह दिया कि मैंने पसंद से शादी की, व्हाट नॉनसेंस! मैं हाथ उठा रही हूँ कि मुझसे, मैं आपको बताऊँ, वो मुझसे नहीं पूछ रहे, वो उसी की बात पे यकीन कर लिया।
भाई आगे तो पूछते शादी तुमने की, तुम्हारा आगे क्या, मतलब डॉक्यूमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट को नहीं देखा और ऑसिफाइफिकेशन के लिए उसको करा, नादरा मौजूद है, आपने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया मेडिकल टेस्ट तो हुआ था, नहीं ऑसिफिकेशन का हुआ है ना कि देखिए 55 दिन बच्ची रही, निकाहनामा भी मशकूक, काजी भी कह रहा है कि नहीं मेरे दस्तखत जबरदस्ती हैं या मैंने नहीं किए, मैंने ये शादी नहीं पढ़ाई, तो फिर मेडिकल कराते हैं ना, पता नहीं कितने हाथों में गई होगी 55 दिन में। और जब हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ कहाँ गए, बहुत मज़ा आया, पूरे मुल्क को देखा। क्या हमारी बच्चियों को इस तरह मिसयूज़ किया जाएगा? क्या हम बच्चियों को इस तरह जाने देंगे लोगों के हाथों में? क्या हम ये नहीं पूछेंगे? एक टीवी चैनल सोशल मीडिया पे एक खातून इंटरव्यू ले रही थी और मैं ये देख रही थी कि वो बस बार बार ग्लोरीफाई कर रही थी शादी को। बिल्कुल शादी होना चाहिए लेकिन उसकी उम्र होना चाहिए, है हमारे यहाँ तय। तो आप ये पूछ रही हैं कि हनीमून कहाँ मनाओगी, ये नहीं पूछ रही कि तुम्हारा मियाँ काम क्या करता है, तुम्हारी जिंदगी कैसे कमाता है। वो कह रही है जहीर 70-80 हज़ार रुपए कमाता है, जहीर ने खुद का वो उस इंटरव्यू में, वो मुझे नहीं पता सच है क्या है, लेकिन मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ माजरत के साथ। जिब्रान नासिर वकील हैं, सामाजिक कारकुन है, बड़े वोकल आदमी है, इससे पहले भी हमने उनसे ज़ाहिर है इस मामले पर बात की है। जिब्रान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि अब दुआए ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या आपको लगता है कि सिंध हाई कोर्ट के सामने जो एविडेंस पेश किए गए थे वो कानूनी तौर पर पूरे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर अभी हमें नुज़र साहिबा फरमा रही हैं कि जज साहब ने सिर्फ उस बच्ची का ही जो भी बयान था वो सामने रखा, शायद वो डॉक्यूमेंट जो उनके सामने थे वो सरफ नज़र हुए। क्या आप भी इस मामले को इसी नुक्ते से देखते हैं? जिब्रान नासिर, कैन यू हियर मी? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके जिब्रान साहब, मैंने ये सबसे पहले आपका शुक्रिया अगेन। मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है दुआए ज़हरा के वालिदैन ने। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट यानी सिंध हाई कोर्ट के सामने जो एविडेंस थे जिसमें नादरा का रिकॉर्ड था, बे फॉर्म था, फिर मेडिकल टेस्ट थे, उसके अलावा पासपोर्ट था, और वो सारे एविडेंस ना काफ़ी थे या उनको देखा नहीं गया और सरफ नज़र कर दिया गया? देखिए, जब आप अपील में जाते हैं तो आप कोई नए शवाहिद या हकायक नहीं रखते, आप जो मौजूदा शवाहिद हकायक होते हैं उन्हीं की रोशनी में आला अदालत से इस्तदा करते हैं कि उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट नहीं किया गया। और दूसरा ये कि हम ये भी इस्तदा रखते हैं कि जो फैसले लिए गए क्या मजाज थी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसकी, या उनके दायरा से बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट में आज वालिदैन की जानिब से सिविल पिटिशन लीव टू अपील फाइल हुई है और साथ में एक इंटरिम रिलीफ की अबूरी रिलीफ की जो है हमने दरख्वास्त दायर की है। बुनियादी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हस्बे बेचा की कार्रवाई करते हुए आला अदालत जब अपने सामने किसी मुग़वी को प्रोड्यूस करवा ले तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। अगर वो मेजर है और बगैर किसी डाउट के वो मेजर है, बालिग है, सुई जुरिस है, तो उसको आज़ाद किया जा सकता है। और अगर वो माइनर है बगैर किसी डाउट के तो उसे उसके गार्डियन के पास यानी कि वालिदैन के पास भेज दिया जाता है। जहां डाउट हो एज को लेके, जो कि खुद हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया अपने ऑर्डर में कि एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, वहां बेहतरीन कोर्स और लाएअमल ये होता है कि बच्ची को स्टेट की कस्टडी में इंटरिम पीरियड के लिए दे दिया जाए किसी शेल्टर होम में, और फैमिली कोर्ट को ये कहा जाए कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को, जो उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है किसी बच्चे की फाइनल कस्टडी के हवाले से फैसला करने के लिए, वो एविडेंस रन करे, वो देखें हकीकत क्या है नादरा के डॉक्यूमेंट्स की, वो देखें कितनी मुसद्दका रिपोर्ट है मेडिकल की, चूंकि ये आपके सामने बात है कि ये मेडिकल बोर्ड की नहीं एक इंडिविजुअल डॉक्टर की रिपोर्ट है, और फिर फैसला करे कि बच्चे की कस्टडी कहाँ लाई जाएगी। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया हमारे ख्याल में वो प्रोसीजरली और जुरिस्डिक्शन वाइज जो है वो सही नहीं था। अच्छा। और दूसरी बात, जहाँ पे एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो जी, यानी कि 2-3 किस्म की गवाहियां या शवाहिद दिए जा रहे हों, वहां हाई कोर्ट इस बात की भी मिजाज नहीं है कि उसके ऊपर एक हतमी फैसला या हतमी राय दे दे। तो गो के हाई कोर्ट ने कहा कि जी हम हतमी राय नहीं देना चाहते एज के हवाले से, मगर जब उन्होंने बच्ची को रिहा कर दिया ये कह के कि हम उसके एज सर्टिफिकेट पे जो मेडिकल एविडेंस है वो सामने आया है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन इफेक्ट जो है उन्होंने मेडिकल एविडेंस को हतमी सबूत करार दे दिया। तो उस हवाले से भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सजा रखी है। और इंटरिम हमारा रिलीफ ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी फाइनल फैसले पे ना पहुंचे तब तक वो बच्ची के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए उसकी रिकवरी सिक्योर करवा ले और उसको किसी शेल्टर होम में भेजे, और अगर अदालत बेहतर समझे
अपने आप को मुतमईन करने के लिए तो मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट करे। बिल्कुल ठीक है जिब्रान साहब, ज़ाहिर है आप कानूनी तौर पर ज्यादा बेहतर मुझे बता सकेंगे। दुआ ने जो एक इंटरव्यू दिया है यूट्यूबर को, उसमें उन्होंने ये खुद कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरी एज फैब्रिकेट करके लगवाई, 2 साल 1 साल कम करवाई, और अगर ये साबित होता है या ऐसा होता है, देखें कुछ चीजें तो कल्चरली हमारे यहाँ कुछ क्राइम हो रहे होते हैं उनको क्राइम नहीं समझा जाता, लेकिन अगर वो ये बच्ची कह रही है तो क्या इसकी कोई वेटेज है इस बात की या नहीं होगी इस बात की कोई अहमियत? देखिए ये तमाम तर सवाल जो है ना ये ट्रायल कोर्ट के लिए, मैंने आपसे फिर से बात की ना कि जहां कन्फ्लिक्टिंग गवाहियां हों और शवाहिद हों वहां मजीद कयास आराइयों पे जाने के बजाय अदालत का काम है एविडेंस रन करके गवाहियों और शवाहिद को चेक कर ले। मगर ये काम फैमिली कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट जहां हम जा रहे हैं वहां पे भी हमारी इस्तदा ये नहीं कि आप हतमी फैसला कर दें। हम उनको कह रहे हैं कि जो प्रॉपर फोरम है वहां पे रेफर किया जाए, उस दौरान बच्ची शेल्टर होम में रखी जाए और हमें एविडेंस के तौर पे अपना मुकदमा कम से कम डिसाइड करने के लिए अदालत के सामने मौका दिया जाए। जब आपने वैसे ही बच्ची रहा कर दी तो हमसे आपने एक फोरम तरीके से छीन लिया है या ले लिया है जहां पे हम केस नहीं लड़ सकते कस्टडी का बच्ची के लिए, जो कि फैमिली कोर्ट है। जहां तक ये बात है जी कि किसके डॉक्यूमेंट सच्चे और झूठे हैं, ये डेफिनेटली आपको ही पता है कि वर्बेटम या ज़बानी बयानात पे नादरा रजिस्टर नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स। वो बुनियादी जो ओरिजिनल निकाहनामा होता है या ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होता है अस्पताल का, ये तमाम तर चीजें वो देख के करता है। तो ये सारी चीजें ट्रायल कोर्ट के लिए डिसाइड करने के लिए हैं, वरना हम इस बहस से पढ़ सकते हैं कि फला इंसान ये बोल रहा है फला इंसान वो बोल रहा है, उससे किसी का कोई फायदा नहीं। लेकिन जिब्रान साहब फिर एक और सवाल मेरे ज़हन में बार बार उभर रहा है। देखें एक तो उस बच्ची ने कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने सिंध हाई कोर्ट के अंदर, आप सारे लोग वहां मौजूद थे, वहां उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिलना। ठीक है, मैं मौजूद नहीं था जी। अच्छा। पीर को मैं इस केस में हाई कोर्ट के फैसला होने के बाद पीर को मुझे इस केस में वकील एंगेज किया गया। ओके चलें, उसके बाद हो गया मामला। लेकिन मैं बताना चाह रही थी जिब्रान साहब कि वहां पर कहा गया कि दुआ ने मना किया कि मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना। चेंबर में उसको थोड़ी देर के लिए बिठाया गया, वहां पर भी नुज़हत जो कि खुद यहाँ पर चेयरपर्सन की हैसियत से मौजूद है सिंध कमीशन ऑफ वुमेन के हवाले से, वो कह रही है मैं मिलने गई, उसने मेरे सामने मना कर दिया। तो अब वो बच्ची इनके या पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। इसको कितना मजबूत, ये कितनी मजबूत दलील सामने होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए? एक और बात है, वहाँ एक सेकंड जिब्रान जी, वहाँ एक साहब थे सफेद कपड़ों में, मैं तो बाकायदा उनके पास गई क्योंकि कोर्ट में अक्सर दफा हमने माँ को बच्चियों से मिलाया है। हाँ, जब वो आती हैं हाँ। तो जब वो मिलने माँ गई तो वो आदमी ने धक्का दिया और उस आदमी ने रोका। तो फिर मैंने जाके पूछा कि आप कौन हैं अच्छा। जो आप माँ को बेटी से नहीं मिलने दे रहे? तो कहा हट जाओ तुम। मैंने कहा आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ और आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो कभी उसने कहा डीएसपी हूँ, फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ये ASI है कोर्ट का। भाई कोर्ट का कौन सा होता है? मतलब एक तो मिनिस्टर इन्वॉल्व है, पूरी सिंध हुकूमत इन्वॉल्व है, चीजों को देख रहे उसके बावजूद लोग डिटेक्ट नहीं हो रहे। जब हम कह रहे हैं कि इसको मिलने दो, उसके माँ को गले लेकिन जिब्रान ये बात जो वो बच्ची खुद कह रही है कि देखें मैं पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती, ये कितनी मजबूत दलील होगी कोर्ट के सामने? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ 1979 का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का, डिवीजनल बेंच का फैसला है। वहां पे केस में लाहौर के अंदर इसी तरह एक बच्ची को पेश किया गया था। क्लेम बर्थ सर्टिफिकेट के तहत था कि बच्ची 14 की है जैसे हमारे केस में है, और मेडिकल एविडेंस एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि बच्ची 16 से 17 साल की है, जैसा कि ऑल्सो हमारे केस में है। ठीक है, उस केस में भी बच्ची ने गवाही दी थी कि मैंने अपनी खुशी से निकाहनामा किया और मैं अपनी खुशी से गई हूँ। उसके अंदर अदालत ने कहा था कि चूंकि ये बहुत अरसा रही है बतौर मुग़वी या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसके साथ, और उसके साथ ही अभी आई है उसका बयान हो रहा है, तो हम ये गुमान को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बच्ची शायद इन्फ्लुएंस में हो बयान देने के लिए। और जो बच्ची का बयान अदालत में हुआ है उसको आप प्रॉपर जो कोर्ट के अंदर बयान होता है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, या आपको उससे इक्वेट नहीं कर सकते, तो इसको आप हतमी बयान भी नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें एक और बात थी, जहां तक किडनैपिंग की ऑफेंस की बात है, क्योंकि बुनियादी केस शुरू यहाँ से हुआ है कि बच्ची घर से गायब हुई। मैं आपके नाज़रीन के लिए ये कानूनी हकीकत सामने रखना चाहता हूँ जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से फैसलों में मौजूद है कि अगर बच्ची 16 साल से कम हो और उसका अगवा हो, और अगवा की 2 सूरतें हैं, या उसे कोई उठा के ले जाए या उसे वरगला के ले जाए। वरगला के ले जाने के अंदर जरूरी नहीं कि घर आए, वो फोन पे बात करके या वैसे कहीं बात करके किसी जगह पे बुला भी सकता है, मगर इस नियत से वर्गलाया जाए कि बच्ची को अपने पास बुला लिया जाए और वालिदैन से दूर रखा जाए।
तो वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। और ऐसे केसेस में जहां लड़के की उम्र 14 साल से कम हो और लड़की की उम्र 16 साल से कम हो, वहां उनकी अपनी मेंटल स्टेट या उनकी अपनी रजामंदी जो है वो कोई उसका वजूद या वजन या हम कहते हैं सदा उसमें कंसिडरेशन नहीं होती अदालत के लिए। ठीक है। क्योंकि उसमें जो कंसिडरेशन है किडनैपिंग में, वो जो कंसेंट और रजामंदी देखी जाती है किडनैपिंग में, वो गार्डियन की देखी जाती है। किडनैपिंग का कानून बुनियादी तौर पे वालिदैन के राइट को महफूज करने के लिए है कि हर वालिदैन का हक है कि अपने कमसिन बच्चे की कस्टडी उनके पास रहे। तो उनकी मर्जी के खिलाफ अगर उनके बच्चे को, जहां लड़की 16 साल से कम है या लड़का 14 साल से कम है, ले जाया जाए, वहां पे क्राइम कमिट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जिब्रान, वक्त कम है लेकिन ज़ाहिर है हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, आप ज़ाहिर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों पर राय लेती रहती हूँ, आपको देखती भी रहती हूँ, लेकिन एज ए वुमेन, एज अ माँ, आप क्या समझती हैं कि दुआ क्या वाकई उस टर्मोइल से, उस घर की नाचाकियों परेशानियों से गुजरी हुई बच्ची है जिसने एक इंतहाई कदम उठा लिया? देखिए ये बात ऐसी नहीं है। उस जब लड़कियों को वरगला के ले जाया जाता है तो उन पे प्रेशर्स होते हैं उन ग्रुपों के जो अपने पास ले गए होते हैं, तो वो बच्चियां इतनी जल्दी प्रेशराइज हो जाती हैं कि जब वो फौरी तौर पे, और इसीलिए ये भी एक तरीका अडॉप्ट किया जाता है कि जब उनको शेल्टर होम भेजा जाता है तो हम फौरी तौर पे उनसे ये सवालात शुरू नहीं कर देते। हम उनको रखते हैं, उनका साइको एनालिसिस कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाएं और रिलैक्स होके फिर वो असल बात बताती हैं। तो इस वक्त इस केस के अंदर मैं दो चीज़ें कहूँगी। एक ये कि इस केस को बहुत थरली देखना चाहिए। क्या हम ये मिसालें कायम करने जा रहे हैं कि बच्चियां कोई भी वरगला के ले जाए और हम कहें कि ये तो हम खामोश होके बैठ जाएं? हाँ, नहीं, कि ये तो उसकी पसंद की शादी अच्छा, है। पसंद की शादी के भी नॉर्म्स होते हैं। 18 साल की उम्र तय की हुई है या 16 साल पंजाब में, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट का एक जजमेंट में कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में इसको कंसिडर किया जाए। तो और फिर इंटरनेशनल कमिटमेंट है हमारे जिसको हमने रेटिफाई किया हुआ है सीडा को। तो हमें ये सब चीज़ें देखना होंगी। और फिर वो जो चीज़ें पेश की जा रही हैं इस केस में कि निकाह नामे पे 18 लिखा दी उसने, वो 14 साल की है। मैं कहती हूँ चलो 16 साल की निकली है उसकी उम्र, तो 18 साल तो वो तो वैसे ही मुजरिम हो गए लोग जिन्होंने ये निकाह किया या निकाह पे गलत उम्र लिखवाई। दूसरे ये कि वालिदैन घर के लोगों को अपनी बच्चियों को अपने से करीब रखने की ज़रूरत है, उनसे खुल के बातें करने की ज़रूरत है। वो चाहे माहवारी का इशू हो, कोई भी मामला, चाहे वो उनकी दोस्तियों का इशू हो, चाहे उनके लिबास के पहनने का इशू हो। हम कौन से दौर में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, तो वहाँ तो माँ बाप को बहुत और फैमिली को बहुत वक्त कम रह गया। लेकिन मैं आपसे आइंदा भी इंशाल्लाह जरूर इस मामले पे बात करूंगी। और आपने अच्छा नुक्ता कहा कि खुल के बात करने की ज़रूरत है। मैंने आज के प्रोग्राम के लिए दुआ ज़हरा के वालिद साहब काज़मी साहब को यहाँ मदऊ किया था। उनकी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वो उसमें जल्दबाजी में थे। मैंने अनगिनत उनसे सवालात किए थे, लेकिन मैं आप तक एक सवाल पहुँचाना चाहती हूँ जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि वो आई थिंक हमने नंबरिंग करके रखते हैं हम, ये मैं सब तमहीद इसलिए बता रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं से मैंने कट उठा के लगा दिया है। तो यहाँ पर काज़मी साहब आए थे अब से कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले, उनको मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पर। हाँ, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर अब दुआ ज़हरा और ज़हीर का मामला, लोग ये कह रहे हैं कि मसलकी मसला बना लिया आपने, अना का मसला है। ये सवाल नंबर 5 मैंने उनसे किया था, ये हम सब राइटअप बना के रखते हैं अपने पास। तो इस सवाल का जरा जवाब चला दीजिएगा, इसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। काज़मी साहब ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था वो चलाइएगा। देखिए, मैं बड़ा ब्रॉड माइंडेड सा आदमी हूँ। सेकेंडली ये चीज़ें, सबसे पहली बात, ये जो शादी होती है एक टाइमली होती है। आप खुद बीइंग इसे वो कर सकती हैं। एक 13-14 साल का बच्चा अगर उठ के घर में ये बोल दे, पहली बात उसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अगर ये बात करेक्ट भी हो तो ये पूरा मैसेज सोसाइटी में क्या गया। सेकेंडली कोर्ट्स ने इसे जो किया वो क्या मैसेज किया, ये बड़ा एक गलत मैसेज है। लेकिन मैंने इसमें इनसे ये पूछा, इसके बाद वाला भी चला दें थोड़ा सा, कि जब मैंने उनसे कहा कि सर ये मसला तो नहीं, आप अना का मसला तो नहीं बना रहे, तो उन्होंने क्या कहा था, चलाएं इसके बाद।
देखिए, आप ये बताइए सुलह किससे की जाती है? सामने कोई फैमिली दिखे, उसका कोई एड्रेस हो, कोई फ़ोन नंबर हो, उनकी शराफत का कोई सर्टिफिकेट। मुझे अगर ये पता चले कि वो आपने कुछ इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जी ये ऐसे करते हैं, उसके बाद ये जो जैसे शादी करके लाते हैं उसे बेच देते हैं, तो मुझे बताइए मैं इनसे कैसे सुलह करूं इस चीज़ के ऊपर। इसके बावजूद मैंने तो डॉक्टर मोइज़ जो थे, मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि आप बड़े हैं, आपको अगर ये रियल फैमिली लगती है तो आप इसमें बात करिए उनसे। मैं तो इस चीज़ को पीछे हटा ही नहीं। सेकेंडली, जो आपने बोला कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर मैं इशू ले आया, देखिए मैंने ये पहले दिन से बोला था कि ये पाकिस्तान की बच्ची है, ना ये शियों की है, ना अहले सुन्नत की है, ना किसी और उसकी है। और मैं जो निकला हूँ, मैं कुछ अहले तशी बच्चियों के लिए नहीं निकला, मैं पाकिस्तान की बच्चियों के लिए मैंने एक वॉइस रेज की थी कि ये जो एज वाइज जो ये इस तरीके से किया जा रहा है, यहाँ से बच्चियाँ उठाते हैं, पंजाब में ले जाते हैं और उसके बाद उनका नहीं पता चलता वो कहाँ गई हैं। तो बेसिकली उससे शिया सुन्नी का तो कोई इशू ही नहीं है। ने वो सारे सवाल किए जो शायद आपके जहनों में होंगे, और आज के प्रोग्राम करने का मकसद भी यह है कि ये केस ज़ाहिर है जैसे नुज़रत ने कहा, इसका थॉरली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। हर पहलू से बात होनी चाहिए, पहले उस बच्ची की रिकवरी भी होनी चाहिए और फिर ये कि हमारे ख़ानदान इतनी तितर बितर का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। आइंदा भी इस प्रोग्राम के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से फॉलो अप लेते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।